नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छा होगा। बुरा मैं क्यों चाहूँ आप लोगों का। और एग्ज़ाम्स और जो चल रही है लगातार, जो भर्तियाँ चल रही है लगातार, जो वैकेंसियों का दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। यानी इन एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, राइट। OneExam आप लोगों के साथ है, आप लोगों के कदम कदम पर हम आप लोगों के समक्ष है, आप लोगों के साथ है और हर वो चीज़ देने की कोशिश करेंगे, हर वो मटेरियल देने की कोशिश करेंगे, हर वो एग्ज़ाम का आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लस बेस्ट आपको बेस्ट मटेरियल देने की, बेस्ट वीडियोस देने की, बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करेगी OneExam.in, राइट। आज मैं आपके साथ आया हूँ, आपके सामने आया हूँ कुछ नई वैकेंसी के बारे में, कुछ नई चीज़ों के बारे में बताने के लिए। नई वैकेंसी कह दो, वैकेंसी पुरानी है, हर साल में 2 बार आती है, लेकिन कई बच्चे इससे क्या है अनजान है और इस वैकेंसी के बारे में या इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में उन बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होती भी है और क्या है। और जब उन्हें पता चलता है, जब इस चीज़ की जानकारी उन्हें मिलती है, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है या फिर उनके लिए एक समय की जो पाबंदी होती है वो निकल चुकी होती है और उन्हें लगता है कि अब हम ये नहीं कर सकते। अगर ये पहले पता चल जाता तो हम इसको भी क्रैक कर सकते थे। तो आज का वीडियो मेरा टोटली इसी के ऊपर बेस है। मैं कॉमर्स एस्पिरेंट जितने भी हैं उन बच्चों के लिए जो वाणिज्य से ताल्लुकात रखते हैं, उन सब लोगों के लिए आज मैं एक और नए द्वार की ओर आपका इशारा करना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता और जिन्हें पता है लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण वो इस पर्टिकुलर दरवाजे को पार नहीं कर पाते यार, इस पर्टिकुलर चीज़ को वो करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं होता है, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस पर्टिकुलर एग्जाम या पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ओके, तो आज सारी उसकी बातें करेंगे। क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसको कर सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम को पास, इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, क्या इसके फायदे हैं, फ्यूचर फायदे हैं। और ये स्पेशल कॉमर्स एस्पिरेंट जितने बच्चे हैं, क्योंकि हम कॉमर्स वालों के लिए, आप और हमारे लिए, कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा नैरो हो जाता है जब हम साइंस और आर्ट्स की बातें करते हैं। उनके कंपैरिजन हमारा जो स्कोप है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। रीजन बिंग समय अनुसार थोड़ा नैरो होता गया, इसी कारण कॉमर्स में एडमिशन भी कम होते जा रहे बच्चों के 11th-12th के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये समय हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहने वाला है। आज ही बताता हूँ मैं आपको वापस कि ये ग्राफ फिर उठेगा और ये उठेगा, कॉमर्स का ग्राफ वैसे ही उठेगा जो आप आज से 7-8 साल 10 साल पहले जो देखते थे वैसे ही। एक समय आता है, समय में डाउनफॉल, समय सबका आ चुका है। साइंस में भी डाउनफॉल आया था, आर्ट्स में भी डाउनफॉल आया था, लेकिन वो फिर से उठे। इसी तरह कॉमर्स का डाउनफॉल है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आप वापस उठोगे और वापस आपके लिए जो स्कोप आपका जो नैरो हो चुका है, छोटा हो चुका है, वो वापस एक वाइडर सेंस में, बड़े सेंस में आपके सामने आएगा। और ये ग्राफ गिरता चढ़ता रहता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने कॉमर्स ले ली, क्या हमारा फ्यूचर उस गति से आगे बढ़ेगा जिस गति से साइंस और आर्ट्स वाले का बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी वाइज, आपको तरीके से अपनी भर्तियां जिसमें आप एलिजिबल होते हो उन भर्तियों को, प्लस जो भर्तियां आगे आने वाली है, जो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद, या कॉमर्स में आपने ग्रेजुएट या पीजी कर ली उसके बाद आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आपके सामने रास्ते हैं, उनको आपको तरीके से इवेल्यूट करना पड़ेगा, तरीके से उनके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या मैं वहाँ पे एलिजिबल हूँ और क्या मेरी ये डिग्री वहाँ पे काम आती है। और जब वहाँ पे काम आ जाती है तो मुझे उसको किसी भी इन प्रकार उसको हमें क्या करना है, क्रैक करना है और हमें नौकरी लेके बैठना है, या फिर हमारा जो फ्यूचर है उसको हमें सिक्योर करना है। जरूरी नहीं फ्यूचर नौकरी से ही सिक्योर हो, फ्यूचर आपका किसी भी तरीके से सिक्योर हो सकता है। आप एज ए बिजनेसमैन, एज ए व्यवसाय भी आप अपने बिजनेस को, अपने पर्टिकुलर करियर को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस में पढ़ाता हूँ और उसी समय मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भी मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। बिजनेस भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, प्रोफेशन भी एक बड़ा ऑप्शन है, जिसमें टीचिंग लाइन आ गई और उसके बाद नौकरी तो है ही है, एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, जिसे तो हम पढ़ते ही है और जिसके लिए हम कोशिश कर रही है। ओके, तो आज की क्लास है जो कि मेरी पूरी ही इसी के ऊपर बेस रहेगी। आपके सामने लेकर आया हूं मैं, ये दिख रहा है आपको सामने आपकी स्क्रीन पे, यूजीसी नेट। क्या है यूजीसी नेट, कैसे इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, कौन इसका एग्जाम करवाता है,
क्या क्या इसके कोर्स के अंदर होता है और किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है और क्या इसको लेकर यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद, यूजीसी नेट को क्रैक करने के बाद हमारा फ्यूचर किस एंगल में कहाँ तक जा पाएगा और क्या उसका फ्यूचर जो हमारे आगे का जो फ्यूचर है इस यूजीसी नेट करने के बाद वो कितना सुनहरा है, क्या है, गोल्डन है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, क्या है, वो देखते हुए चलते हैं अपन। ठीक है, काफ़ी बच्चों को यूजीसी नेट के बारे में जानकारी होगी, मैं ये नहीं कहता आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगी, लेकिन कई जैसे ऐप पर कई प्रकार के हमारे सामने क्वेरीज आती है, बोलते हैं सर ये यूजीसी नेट है क्या, क्वेश्चन मार्क। तो उन बच्चों की जब मैं क्वेरी देखता हूं तो मुझे लगता है कि यस, उन्हें बताना चाहिए। इन पर्टिकुलर प्रैक्टिकल लाइफ में बात बताऊं तो मेरे ऊपर, मेरी जिंदगी में भी यही हुआ था। जब मैं सीए बन चुका था, दैट टाइम जैसे ही सीए में बना उसके बाद मुझे पता चला कि यूजीसी नेट का क्या सीन है और यूजीसी नेट एक क्या चीज़ है, उसके बारे में मैंने पढ़ा, उसके बारे में जाना, एंड देन आफ्टर मुझे लगा कि अरे यार ये अगर पहले पता चल गया होता तो मैं एमकॉम के बाद जस्ट क्या कर लेता, यूजीसी नेट भी कर लेता। ओके, कौन एलिजिबल है, कैसे है, क्या सीन, सारी पढ़ेंगे। तो हमेशा हमारे सामने से जो नौकरी है, हमारे सामने से जो क्या बोलते हैं मौके जो चूक जाते हैं, जो हमसे मिस हो जाते हैं, वो उसका कारण होता है कि हमारे पास पर्याप्त उसके बारे में इंफॉर्मेशन या तो होती नहीं है, और जब होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है, और या हम थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, नॉलेज लेने में या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, थोड़ा सा लेट कर जाते हैं, जब तक हमारे हाथ से वो नौकरी या पर्टिकुलर चीज़ें निकल चुकी होती है। आज यूजीसी नेट की सारी मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, सारी बातें यहां पे करूंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको हम कैसे क्रैक करेंगे। उसके बाद हमें इसको अपना एक मोटिव लेते हुए चलना है, साथ में दूसरे एग्जाम से, इस एग्जाम को करने से या इस कोर्स को करने से दूसरे एग्जाम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फायदे मिलेंगे, उसकी बातें भी आज करते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं यूजीसी नेट। यूजीसी नेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि ये क्या है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होता है कि जैसे स्कूल के अंदर एक अध्यापक, स्कूल के अंदर टीचर, एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, उसके अंदर ये बात होनी चाहिए, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी है कि नहीं, और इस क्वालिटी को टेस्ट कौन करता है। तो आपको एक पता होगा कि मार्केट में कोर्स होता है बीएड, ठीक है। तो बीएड बिजनेस जो आपका एजुकेशन का कोर्स है, उस पर्टिकुलर एजुकेशन कोर्स के अंदर आपको ये बीएड जो बच्चा कर लेता है या जो अभ्यर्थी बीएड कर लेता है, वो अभ्यर्थी क्या हो जाता है, पढ़ाने के लिए क्या हो जाता है, लायक हो जाता है, एलिजिबल मान लेते हैं हम उसको कि यस इसने बीएड कर रखी है तो ये क्या है, एलिजिबल है। जैसे रीट में भी देखा होगा आपने, बीएड केवल लेवल 1 2 का जो मैटर है आपको पता ही होगा, उसके अंदर भी क्या होता है, आपका बीएड करना अनिवार्य मानते हैं। अगर बीएड कर लिया दैट मीन आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इस पर्टिकुलर नौकरी के लिए, यानी आप पढ़ाने के लिए क्या हो, बीएड। और कई प्राइवेट स्कूल्स और कई तरीके की कॉलेजेस है, उन्होंने भी क्या कर रखा है, जो बीएड पास है वो यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है, वो यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकता है, और वो यहाँ पे आके हमारे कॉलेज या हमारी संस्था के अंदर क्या कर सकता है, स्कूल के अंदर हमारे क्या पढ़ा सकता है। उसी प्रकार जैसे बीएड है, वैसे ही जब हम अपर लेवल पे आ जाते हैं, कॉलेज की बात करने लग जाता है, यूनिवर्सिटीज की बात करने लग जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम वहां पे जाके एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लगाया जाता है और वहां पे ये बोलते हैं कि क्या आप नेट क्वालिफाई हो, क्या आप नेट क्वालिफाई हो, यानी आप नेट क्वालिफाई हो दैट मीन्स आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर नौकरी के लिए, यानी आप पढ़ाने के लिए एज अ कॉलेज लेक्चरर आप लेक्चरर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो। वो कब बन सकते हो, जब आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास हुआ हो, कौन सा, नेट। दूसरी बात, नेट इंडिया लेवल पर होता है, पूरे इंडिया का सेंट्रल लेवल पर होता है, इंडिया से नेट को करवाया जाता है। कौन करवाता है, यूनियन ग्रांट कमीशन, यूनियन ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी नेट से जाना जाता है। यूनियन ग्रांट कमीशन एक संस्था है, उस संस्था के अंतर्गत नेट होता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या फुल फॉर्म है उसकी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। 2018 से पहले इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, धीरे धीरे सारी बातें अपन समझेंगे क्या क्या है क्या नहीं है, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। 2018 से पहले इसको कौन कराता था, इसको कराता था सीबीएसई कराता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो सेकेंडरी एजुकेशन हमारा है, सीबीएसई इसको करवाता था। 2018 के बाद, कब, 2018 के बाद इसको कराता है एनटीए। कौन कराता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। उसको जिम्मेदारी के साथ ये कह दिया गया है कि अब से इस एग्जाम को कंडक्ट आप कराओगे, इसके रिजल्ट को कंडक्ट आप दोगे, रिजल्ट आप दोगे, इसका एडमिट कार्ड जो भी प्रक्रिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर इसके रिजल्ट तक की, वो सारी प्रक्रिया आप करोगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। यानी पहली बात चली, यूजीसी है क्या, नेट है क्या, किस पर्पस के लिए नेट किया जाता है, कौन नेट करता है, ताकि वो आगे जाके एक कॉलेज लेक्चरर या प्रोफेसर बन सके, वो नेट को क्वालिफाई करता है, वो नेट को क्रैक करता है, राइट। ये एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम है, ये समझ लो आप। एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ ये भी समझ लो आप, ये एक तरीके से क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो उसके नाम से पता चलता है, ठीक है।
इसको कराता कौन है? वर्तमान में इसको कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। यानी अगर आप गूगल पे लिखोगे यूजीसी नेट या नेट एनटीए नेट तो आपके सामने आ जाएगा, एनटीए की साइट आ जाएगी। उस साइट पे आपको नेट की संपूर्ण जानकारी अभी मिल जाएगी। और कम अगर पड़े तो यूजीसी की साइट पे जाके भी आप इसकी जानकारी कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, राइट। बाकी मैं सारी जानकारी यहाँ पे देते हुए चलूंगा। ओके सर आप ये हमें इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हो? क्या इससे हमारा फ्यूचर, क्या मतलब? ये तो आपको अपने कोर्स के बारे में बता रहे हो। नहीं, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज बताऊंगा क्यों इसको करना आप लोगों के लिए फायदेमंद है, क्यों इसको करना आप लोगों के लिए एक फ्यूचर का जो है नया दरवाजा है आपके जीवन का, वो खोल सकता है इस पर्टिकुलर कोर्स को करने से, इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने से, इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने से। और क्लियर नहीं भी हुआ तो क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद नेट, सबसे पहले तो समझो नेट जो बंदा कर लेता है वो क्या बनता है? वो क्या बन जाता है? वो प्रोफेसर बन जाता है। क्या बनता है? प्रोफेसर बन जाता है। सर बिल्कुल हमें ये बात पता चल गई। वो बंदा क्या बन जाता है? वो बंदा बन जाता है प्रोफेसर बन जाता है। ये बन गया वो प्रोफेसर। यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसको प्रोफेसरशिप कह दूं, इसको क्या कह दूं? प्रोफेसरशिप कह दूं। यानी नेट पास कर लिया आपने तो अब आप जैसे बीएड पास करते शिक्षक बन सकते हो, वैसे नेट पास करने के साथ आप प्रोफेसर बन सकते हो। यानी किसी भी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आए तो आप वहां पे एलिजिबल हो, वो नेट क्वालिफाई मांगते हैं। जैसे अपना ले लो, राजस्थान का ले लो, आरपीएससी करवाती है, राजस्थान पब्लिक जो सर्विस कमीशन है वो क्या करवाती है? कॉलेज लेक्चरर की भर्तियां करवाती है। जो लेटेस्ट अभी गई है कॉलेज लेक्चरर की, जो हमारी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती गई है, उसके अंदर उन्होंने पहले ही कंडीशन डाल रखी थी कि वही बंदा इस भर्ती के लिए एलिजिबल है जो कि क्या हो? नेट क्वालिफाई हो, जो कि क्या हो? नेट क्वालिफाई हो। हालांकि ये भर्ती 2014 के बाद 2019-20 के अंदर आई, 4-5 साल लगे इस भर्ती को सेकंड भर्ती में आने के लिए। तो सर इतना समय लगेगा तो इसको करके हम क्यों बैठे? उसके भी मैं कारण बताऊंगा कि इसको करने के बाद अगर भर्तियां नहीं आती तो उसके बाद भी इसका क्या यूज ले सकते हो, उसका क्या फायदे ले सकते हो। ठीक है सर, जूनियर ओके प्रोफेसरशिप, ठीक है, नेट करने के बाद। लेकिन अगर इस नेट को करते समय, नेट एक एग्जाम है, इसको समझनेगा, वापस यहां पे समझाता हूं। नेट एक एग्जाम है जिसमें इंडिया लेवल के बच्चे बैठते हैं आपके साथ, राइट। ये एग्जाम आपने दे दिया, एग्जाम की कट ऑफ निकलती है, जो सारे एग्जाम की निकलती है वैसे इसकी कट ऑफ निकलती है। उस कट ऑफ के अंतर्गत अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं कि जैसे 60% आपके आ गए, उसके अंदर कितने आ गए? 60 से 65% आपके आ गए, यानी आप नेट क्वालिफाई हो गए। जैसे कट ऑफ इतनी ही रहती है, इसी अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ रहेगी, एसटी रिजर्वेशन सारा मिलेगा इसके अंदर, आप नेट क्वालिफाई हो गए। दैट मीन्स आपको प्रोफेसरशिप मिल गई, यानी आप प्रोफेसर माने जाओगे। आज से प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, राइट। अब आप या तो किसी पब्लिक कंपनी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती है उसके अंदर, या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, किसमें? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, या फिर आप किस में जा सकते हो? कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। किसमें? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। अब ये 3 दरवाजे तो आपके सामने खुल गए। जैसे नेट क्वालिफाई किया आपने, अभी तो मैं बता रहा हूं 60-65 नंबर ही आपके आए, यानी इतनी कट ऑफ आई है आपकी और आप एलिजिबल हो गए, नेट क्वालिफाई कर लिया, प्रोफेसर बन गया। अब ये 3 रास्ते खुल गए आपके। इन किसी कहीं पे भी आपकी प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे जाके भी आप पढ़ा सकते हो। कहीं आप गवर्नमेंट कॉलेज में जहां पे गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट निकलती है, विज्ञापन निकलते हैं, उसमें भी जाके सीधा इंटरव्यू होता है और आप जाके अपनी क्वालिफिकेशन बता के आप इंटरव्यू देके वहां पे भी लग सकते हो। इसके अलावा कोई पब्लिक सेक्टर जो आपकी यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर भी आप लग सकते हो, डायरेक्ट किसी ऑल ओवर इंडिया के अंदर नेट क्वालिफाई कर लिया, यानी आप चंडीगढ़ में भी लग सकते हो, आप तेलंगाना में लग सकते हो, आप राजस्थान में भी लग सकते हो, राइट। पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर आप कहीं पे लगते हो तो आपकी तनख्वाह हो जाती है 60 से 1,80,000 तक की। कितनी? 60,000 से 1,80,000 तक। अभी तक मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप क्या बने हो? प्रोफेसर बने हो। प्रोफेसर यानी नेट क्वालिफाई एग्जाम आपने कर लिया है। कैसे करना, क्या करना, बात की बात बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ इसके फायदे आपको। अभी तक कोई भर्ती निकली भी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भर्ती नहीं निकली है, यानी आप ये समझ लो कि अभी सिर्फ आपने पास किया है और अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली है, तो भी आपके लिए क्या रास्ते खुले हैं? आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाके, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाके अगर आप अप्लाई करो कि भाई मैं नेट क्वालिफाई हूं और आपके यहाँ पे जगह है, जगह लगभग सब जगह ही होती है, कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है हर जगह। 60 से 1,80,000 तक पर एनम आपको क्या, सॉरी पर मंथ आपको क्या मिल जाएगी? तनख्वाह मिल जाएगी वहां पे। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में करते हो तो ये तनख्वाह आपकी 50,000 से लेकर 1,10,000, 1,05,000 तक आपकी क्या हो जाती है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एज ए गेस्ट फैकल्टी या फिर एज ए डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जहां पे हो, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज क्या करती है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाहर से बुलाती है और आप वहां पे एलिजिबल हो जाते हो, या फिर रिक्रूटमेंट निकालती है, चाहे आरपीएससी के द्वारा निकाले या किसी के द्वारा। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो थोड़ा इनके कंपैरिजन कम मिलता है, लेकिन फिर भी आप यहां से 30 से 35,000 रुपया महीने का
आराम से हल्के हाथे इनिशियल पहले महीने लग सकते हो, और ये बन के 30 से आपका चला जाता है 90,000 या 80,000 रुपये तक आपका तनख्वाह चली जाती है, जैसी आपकी क्वालिटी, जैसी आपकी एलिजिबिलिटी, जैसी आपकी पढ़ाने की टेक्निक। ओके, तो ये फायदे हैं आपके जब तक कोई भर्ती ना आए, जब तक कोई भर्ती ना आए। आपने नेट क्वालिफाई कर दिया, अभी तक मार्केट में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं आई और आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो, तो मेरा तो मानना है कॉमर्स वालों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप एग्जाम जैसे ही आपने पीजी करी, जैसे आपने पीजी की और आप जाके नेट की एग्जाम तैयारी करने लग जाओ, नेट क्वालिफाई करके रख दो, उसके साथ साथ दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करो। अगर कहीं नौकरी लग गई तो अच्छी बात है, नेट को बाद में भी क्लियर कर देना, और करने के बाद एक प्रोफेसर का टैग जो आपके सामने लगेगा वो आपके प्रेस्टीज को, जो आपके नाम को और ज़्यादा शोभा देगा और ज़्यादा आपको अंदर से खुश करेगा कि भाई हाँ मार्केट में, प्लस जो समाज में आपकी और ज़्यादा इज्जत हो जाती है कि आप क्या हो, नेट क्वालिफाई हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई प्रकार की नौकरी नहीं लगी, सिर्फ नेट क्वालिफाई हूँ सर, अब मैं क्या करूँ, तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से आपकी नौकरी लग सकती है। आप प्राइवेट में जाके भी पढ़ा सकते हो और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाके आप एलिजिबल हो सकते हो, राइट। तीसरी बात, अगर आप थोड़े होनहार बच्चे हो और आपका ये 60-65% इससे भी आपने बहुत अच्छी तैयारी की और अब आपका टारगेट है क्या, जेआरएफ करनी, मुझे क्या करनी है, जेआरएफ क्लियर करनी। सर ये क्या दवा है, ये क्या मर्ज है, जेआरएफ क्या मर्ज है, जेआरएफ क्या बीमारी है, मैं बताता हूँ। जो बंदा 60% आ जाता है तो उसको तो कट ऑफ में कह देते हैं भाई यहां तक जो आ गए वो तो हो गए नेट, क्या हो गए, नेट क्वालिफाई हो गए, आप आपसे प्रोफेसर कहलाओगे। फिर उसके ऊपर जो इन 60% से ऊपर जो बच्चे हैं, जो कोई 40% तक बच्चे हो गए, समझ लो आप 60% ही मानो अप्रोक्सीमेटली, 40% वाले जो ऊपर वाले बच्चे हो गए, उन्हें बोल दिया ये होनहार बच्चे, और उनके अंदर से एक अलग से कट ऑफ निकलती है और उसको बोला जाता है, वो अलॉट करते हैं यूजीसी, जो यूनियन ग्रांट कमीशन है, वो अलॉट करती है, जेआरएफ अलॉट करती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है हमारे सामने, आपके सामने फुल फॉर्म दिख रहा होगा, क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सर ये क्या मर्ज है, ये क्या बीमारी है, देखना। अगर आपने नेट की अच्छी तैयारी कर ली और एक टारगेट लेके नेट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जो उम्र में आपको बताऊंगा लिमिट्स क्या है, और ये सब कर लिया और आप जेआरएफ में सिलेक्ट हो गए, किस में हो गए, जेआरएफ में। करना कुछ ही नहीं, अलग से कोई भागदौड़ नहीं करनी है आपको सिर्फ मेहनत अच्छी करनी है। जो 60% है आपका 80% आ गए तो आप क्या हो गए, जेआरएफ में सिलेक्ट हो गए। और जैसे ही आपको जेआरएफ अलॉट होगी, यानी स्कॉलरशिप आपको अलॉट होगी, और जैसे ये फेलोशिप आपको अलॉट होगी, अब आप क्या हो गए, अब सरकार कहती है, जो यूजीसी है वो आपको कहती है, यूजीसी आपको कहती है कि भैया आप करो रिसर्च, क्या करो, रिसर्च करो, और रिसर्च करने के बदले में हम आपको क्या देंगे, पे करेंगे, हम आपको क्या देंगे, तनख्वाह देंगे, पे करेंगे, एज अ सैलरी देंगे आपको, ताकि आपकी रिसर्च में किसी प्रकार की बाधा, जो फाइनेंशियल बाधा हो, वो आपके सामने नहीं आए। फाइनेंशियल बाधा नहीं आने का मतलब क्या हुआ, मतलब यूजीसी आपको हर माह, हर महीने, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हो तो हर महीने आपको 30 से 31,000 रुपया हर महीने क्या देगी, पैसा देगी, क्या देगी, सैलरी देगी, पे की देगी। कितने साल तक, सर ये देगी आपको 2 साल तक, कितने साल तक, 2 इयर्स, 2 साल तक यूजीसी आपको देगी। जेआरएफ होने पर 2 साल तक आप रिसर्च करो, रिसर्च मतलब आपको पीएचडी करनी है और अपनी थीसिस बनानी है, अच्छी तरह से आपको मेहनत कर रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है। पीएचडी करने के स्टार्टिंग के 2 साल तक आपको क्या देगी, यूजीसी आपको 30 से 31,000 घर बैठे एक क्या देगी आपको, घर बैठे इन द सेंस आपको काम करना पड़ेगा, ये मत सोच लेना चलिए तो आप अलग ही तरीके से बता रहे हो, घर बैठे आपको पैसा मिल जाएगी। सोचने में अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। 30 से 31,000 आपको हर महीने क्या देगी, तनख्वाह देगी। और जैसे 2 साल कंप्लीट हो गए, सर अब तो हम फिर बेरोजगार हो गए, हमारे तो 2 साल भी हो गए, हमारे तो कोई नौकरी भी नहीं लगी, अब हम क्या करें, तो यूजीसी ने कहा उसके अगले 3 साल तक आप काम अच्छा करो, आप रिसर्च करो, आप इसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हो, तो नेक्स्ट 3 ईयर तक हम आपको देंगे एसआरएफ, क्या देंगे, एसआरएफ देंगे, क्या देंगे, एसआरएफ, एमआरएफ टायर नहीं, एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप देंगे, क्या देंगे, सीनियर रिसर्च। आपको नाम से पता चलेगा ये क्या है, जूनियर, तो ये क्या है, सीनियर। यानी 2 साल तक आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली, जो 30 से 31,000 आपको हर महीने मिले। उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 ईयर तक क्या मिलेगी, एसआरएफ मिलेगी, सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, और उस 3 साल तक आपको इस सीनियर रिसर्च फेलोशिप में 38 से 40,000 रुपए के बीच में आपको क्या मिलेगी, वही तनख्वाह जो 30 से 31,000 मिलती थी, पे मिलता था, एचआरए आपका रहने का सब मिलता था, वही आपको अब 38 से 40,000 रुपए के बीच में मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आपको 5 साल तो आपके सिक्योर हो गए, चाहे 2 साल ये पकड़ो, 3 साल वो, या 3 साल ये, 2 साल वो, 5 साल आपके सिक्योर हो गए। इन 5 साल के अंदर आप दूसरी भर्ती की तैयारी भी कर सकते हो। इन 5 साल के अंदर आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आरपीएससी या कोई भी कॉलेज लेक्चरर की भर्तियां भी आ सकती है। या आप आज ही गूगल पे सर्च करना, कॉलेज लेक्चरर
रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसीज, और आप ये देखना दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज अपने भारत के अंदर, उन सबको कहीं ना कहीं, किसमें चंडीगढ़ में, कभी लुधियाना में, कहीं हरियाणा में, कहीं रोहतक में, कहीं आपको ग्वालियर में, कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट वहां पे नोटिफिकेशन या इसकी तरीके से एडवर्टीजमेंट आपको मिल ही जाएगा कि भैया हमें चाहिए 4 प्रोफेसर मैथ्स के, हमें चाहिए 4 प्रोफेसर कॉमर्स के, अकाउंट के, लॉ के, इस तरीके से, राइट। और कॉमर्स के बंदे कम भी है तो आपको ये भी फायदा है कि कॉमर्स में लेक्चरशिप भी बहुत कम है, तो आपको इसका फायदा है कि ये रास्ता आपके लिए बहुत ज्यादा सिक्योर और बहुत ज्यादा अच्छा है। अब तैयारी करने लगोगे तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको ये बेरोजगारी और जो आपका नैरो, अभी तक जो आपका रास्ता छोटा था, जो भर्तियां आती थी उसमें दूसरे वाले भी घुस जाते थे, तो आपके सामने एक और रास्ता खुल गया कि यस मैं यहाँ पे कमाल कर सकता हूँ और यहाँ पे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ। ओके, यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल सर, बात यहां तक हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते आगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता करता हूं, कौन कौन इसके लिए लागू होगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूं, आपको एक एक बात समझाता जाता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पीजी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पोस्ट ग्रेजुएट। क्या करनी पड़ेगी? पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, यानी एमकॉम कर रहे हो, ठीक है, या आप एमबीए कर रहे हो, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ेगी। इस पोस्ट ग्रेजुएशन में इसकी पहली रिक्वायरमेंट है आपके परसेंटेज होने चाहिए 55। कितने परसेंटेज होने चाहिए? 55% होने चाहिए जब आप नेट एलिजिबल के लिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, पहली एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी, ठीक है। ये है जनरल वालों के लिए, और अदर्स है जो रिजर्व सेक्शन से, उनके लिए यही घटके कितनी हो जाती है? 50% हो जाती है, 50% है, यानी 50% आपको पीजी के अंदर आपका स्कोर होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, राइट। नंबर 1 बात ये, ठीक है सर, यही बात है। सर कोई एज लिमिट है क्या इसके अंदर? बिल्कुल, एज लिमिट अगर आप नेट प्रोफेसर, सिर्फ वो मैंने बताया 60% वाला एवरेज, अगर यहां तक जाते हो तो कभी भी कोई नो एज लिमिट, किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं है, किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है। आप जितने उम्र में हो उतनी उम्र में लास्ट तक दे सकते हो इसके एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जेआरएफ लेनी है आपको, क्या लेनी है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप करनी है तो सर जेआरएफ ही लेनी है हमें, बिल्कुल जेआरएफ लेनी है अगर आपको, तो इसकी उम्र निर्धारित कर रखी है 31 ईयर, 31 साल का बंदा होगा तब तक उसको जेआरएफ अलॉट हो जाएगी, उसके बाद उसको अलॉट नहीं होगी। ये किसके लिए? ये फिर वो जनरल वालों के लिए। अदर्स हम अगर रिजर्व सेक्शन में हम आते हैं तो 5 साल जोड़ दो और ये कर दो आपके 36 ईयर कर दो, कितने कर दो? 36 साल तक आपको जेआरएफ अलॉट हो जाएगी, उसके बाद जेआरएफ अलॉट नहीं होगी, राइट। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ आई। क्या सर इसमें अटेम्प्ट्स, जो अटेम्प्ट्स देते हैं हम, वो काउंट होते हैं क्या अटेम्प्ट्स? बिल्कुल, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितने भी अटेम्प्ट दो, किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं अटेम्प्ट्स के अंदर, आप मन पड़े जितने अटेम्प्ट्स दो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जितने अटेम्प्ट्स देने आपको उतने अटेम्प्ट्स दो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है सर, ये बात समझ में आएगी। पीजी 55% होना चाहिए, अदर है तो 50। एज लिमिट, ऐसे तो कोई एज लिमिट है नहीं, लेकिन अगर जेआरएफ लेना चाहते हो तो 31 ईयर और नहीं तो 36 साल। सर अटेम्प्ट्स भी इसके अंदर किसी प्रकार के कोई अटेम्प्ट की कोई रेगुलेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है, हम कितने भी अटेम्प्ट्स में इसको कर सकते हैं, ठीक है सर। यहां तक हमें एलिजिबिलिटी का पता चला। अब सर ये बताओ, हमें थोड़ा सा हमें डाउट और है, क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है? तो मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूं, अभी लेटेस्ट ही चल रही थी आरपीएससी की एक भर्ती चल रही थी, कॉलेज लेक्चरर की। किसकी? कॉलेज, अभी संपन्न हुई है, जस्ट 30 सितंबर को इस तरीके से एग्जाम खत्म हुए इसके, ठीक है। 30 और मेरे ख्याल से 1-2 और आगे तक चले थे, 5 तारीख तक चले थे, तो एबीएसटी का 30 तारीख था। तो कॉलेज लेक्चरर का जस्ट अभी आरपीएससी ने भर्ती निकाली थी, 2014 में निकाली थी, फिर 19-20 में निकाली और अभी इसके एग्जाम संपन्न हुआ। अभी रिजल्ट आएगा, की जारी कर दी है, रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, इस तरीके से 3 एग्जाम देता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इसके अंदर आरपीएससी ने सीधा सीधा बोला था, जो कि रूल्स भी है, क्या होना चाहिए? नेट क्वालिफाई बंदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट क्वालिफाई बंदा होना चाहिए। तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आरपीएससी की इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इस भर्ती की आपको सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, इसका ग्रेड पे कितना है आपको पता है? 6000 ग्रेड पे है। कितना? 6000 ग्रेड पे, यानी करीबन 80 से 90 हज़ार रुपये आपकी तनख्वाह हो जाएगी तरते, यानी स्टार्ट होते ही आपकी 80 से 90 हज़ार हो जाएगी प्रोबेशन खत्म होने के बाद। तो 6000 ग्रेड पे है इसकी, तो सबसे बेस्ट अच्छी क्वालिटी का, इतना आईपीएस वो आरपीएस वाले के लिए भी नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको, आरएस वालों का भी नहीं है जितना इसका ग्रेड पे है। तो सबसे अच्छी बात, आप थोड़ा जब पढ़ना ही है आपको तो थोड़ी कमर कस के पढ़िए और यूजीसी नेट को क्लियर करते हुए पड़ेगा। जेआरएफ नहीं भी मिलती तो आप नेट क्वालिफाई हो तो आप यहां पे जाके आरपीएससी की इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
सर आरपीएससी तो भर्ती आपको पता ही है कब निकालती है, पंचवर्षीय योजना निकालती है, आज निकालेगी, बातें करेगी, कब निकालेगी। तो मैं बता देता हूँ सर, अब निकल गई, आपने बोला 2014 में आई थी, 19-20 में आई, तो अब वापस 25-26 में आएगी। जब तक तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे, बिल्कुल आप रहोगे। लेकिन सुनिएगा, आरपीएससी ने अभी जो भर्तियां निकाली है उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आरपीएससी की और भर्तियां भी आने वाली है, इसलिए मैं इस कोर्स पे इतना फोकस कर रहा हूं। कारण यह है कि आरपीएससी जस्ट अभी और 2022 लगता है, जब तक कोरोना सब कुछ ओके हुआ तो 2022 के अंदर ही इस भर्ती का ऐलान कर देगी। 2022 तक आरपीएससी और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती निकालने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि उस कॉलेज लेक्चरर भर्ती तक आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। और इसका एक रूल भी है आरपीएससी का कि वो नेट क्वालिफाई आप एग्जाम देने बैठो तब तक आपका हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इंटरव्यू लेवल तक, कब तक, जब तक आपका इंटरव्यू हो, जिस दिन आपका इंटरव्यू उससे पहले आप नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये आरपीएससी का जो भी भर्ती है उसकी कॉलेज लेक्चरर की, उसका एक रूल है कि आपके इंटरव्यू तक आप क्या होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी उसके बीच में भी आपको मौका मिलेगा नेट क्वालिफाई करने के। सर इसके एग्जाम कब होते हैं? आरपीएससी के एग्जाम 2014 में हुए थे, अब सर क्या पता कब होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया, देखिएगा। वैसे हमारे प्रदेश में, राजस्थान में यूजीसी, तो यूजीसी के हिसाब से होना चाहिए कितना, 20 बच्चों के ऊपर एक लेक्चरर होना चाहिए, यानी 20 बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट है, उसके ऊपर एक कॉलेज लेक्चरर होना चाहिए, एक उसका टीचर होना चाहिए। ये यूजीसी का मापदंड है, राइट। लेकिन हमारे अंदर राजस्थान में अभी इसकी स्थिति क्या है, 100 बच्चों पर एक क्या है, लेक्चरर है। तो इस मापदंड को भी यूजीसी जो इसको कंट्रोल करता है यूनिवर्सिटीज को, वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है प्रदेश के ऊपर कि भैया आप ये जो आपका इतना फासला है, इतना गैप है, इसको कम करो। तो ये जो भर्तियां आप जो लेट निकाल रहे हो, जो रिक्त पद पड़े हैं कॉलेज लेक्चरर के, इनकी पूर्ति करने की कोशिश करो। तो इस पे ज्यादा फोर्स कर रखा है और सरकार भी इसको लेकर काफी कुछ जागरूक दिखी है, क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट इस भर्ती का जो 900 950 पोस्टों की जो अभी भर्ती जो अभी इसको संपन्न करवाया है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आपको ट्वीट में दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट के अंतर्गत इन्होंने बोला, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी की बात करे के माध्यम से कॉलेज शिक्षकों के करीब 1000 पदों पर चल रही अभी भर्ती जो चल रही थी प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। एक तो ये आश्वासन दिया, ये है 1 दिसंबर 2021 का इनका ट्वीट है, राइट। साथ ही 1000 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देते हुए इसी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा में तब ये अपने काम का नहीं है, ठीक है, तबादलों का मतलब का नहीं है, यानी ट्रांसफर की बात कर रहा है। यानी एक बात समझिए, 1000 भर्ती तो निकल चुकी है, राइट। और इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने और आश्वासन दे दिया 1000 और भर्ती के लिए हमने क्या कर दिया, प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन्होंने स्वीकृति दे दी है। यानी आप ये तो मान लो देर सवेर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल ये भर्ती आरपीएससी की वापस आने वाली है, जिसमें कम से कम 1000 भर्ती पोस्ट की भर्ती वैकेंसी वापस आएगी। तो क्यों ना उस भर्ती के लिए, उस 1000 पोस्ट के लिए आप पहले से ही तैयारी करें। और आरपीएससी की मैं तैयारी करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं कॉलेज लेक्चरर में नेट तो कम से कम आप क्वालिफाई हो जाए, नेट तो आज ही आप क्वालिफाई करने की कोशिश में लग जाए, ठीक है। उसके बाद सर मुझे हमें ये बताइए, ये एग्जाम होते कब है? यूजीसी का जो नेट है ये साल में 2 बार होता है, एक तो होता है दिसंबर में, एक होता है आपके अराउंड जून में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के अंदर इसका जो सिस्टम है, इसकी जो साइकिल है वो थोड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी है, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, पूरी इंडिया की बिगड़ चुकी है। वैसे इसका क्या होता है, नॉर्मली साल में 2 बार एग्जाम होता है, यानी 2 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, इसमें नहीं हुआ तो अगले में कर दो, अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। जेआरएफ की एज की लिमिट मैं बता चुका हूं, 31 और 36 साल, राइट। 2 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट में आप, यानी साल में आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, और 2 अटेम्प्ट में जब तक भर्ती आती है उससे पहले आपको बहुत सारे अटेम्प्ट मिल चुके होंगे, और भर्ती आने के बाद इंटरव्यू लेवल तक भी आपके सामने बहुत सारे अटेम्प्ट होंगे, लेकिन उसकी तैयारी आप करके रखोगे तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई आपकी बात। अब सर हमें थोड़ा इसके बारे में बताओ कि इसका कोर्स कैसा है, किस तरीके से पेपर आता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है इसका, और किस तरीके के इसके अंदर चीज आती है। दूसरी बात एक और मैं आपको इसी के साथ बताना चाहता हूं, बच्चों के अंदर काफ़ी चीज़ यूजीसी नेट नहीं करते, वो काफ़ी इस तरीके से नैरो सोच के साथ वो सोचते हैं कि नेट हुआ तो फ़ायदा, नहीं हुआ तो सर आपने फ़ायदा गिना दिया, वो सब मिल जाएंगे। अगर नेट नहीं हुआ तो सर क्या होगा? तो पहली बात तो कोई भी भर्ती के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो फ़ायदा, नहीं हुआ तो क्या कुछ देते हैं क्या? ऐसे क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं क्या? अगर कोई एग्जाम आप देते हो, आरएस का देते हो या किसी प्रकार का टीआरए का देते हो, रिको का, किसी का भी एग्जाम दिया आपने, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर का, तो उसमें ऐसा बोलते हैं क्या आप आके बैठे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो स्पोर्ट्स में देते हैं, ऐसा देता है क्या आपको? नहीं देते ना। तो हुआ तो ही फायदा है, नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। लेकिन
एक नज़र मैं आपकी इस तरफ ले जाना चाहता हूं, अगर नेट आपका क्वालिफाई नहीं भी होता तो क्या फ़ायदे सर, ये बताइए। ये कुछ फ़ायदेमंद लग रहा है, ये कुछ अच्छा लग रहा है। देखिएगा, नेट के अंदर 2 पेपर होते हैं, पहली बात समझिएगा, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, 2 भागों में 2 पेपर होते हैं, राइट। एक तो पेपर होता है जनरल पेपर, जो सबका होता है, चाहे साइंस वाला हो चाहे किसी में भी, नेट कई सारे विषयों में होता है। उसी तरीके से जैसे साइंस होता है, बायोलॉजी होता है, संस्कृत होता है, केमिस्ट्री होता है, ऐसे ऐसे अपने कॉमर्स का भी एक पेपर होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का भी एक पेपर होता है, इकोनॉमिक्स का भी एक पेपर होता है, राइट। तो ये सब्जेक्ट आप अलग अलग कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट में आप सिलेक्ट करके अपनी नेट क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन एक पेपर तो कॉमन रहेगा, वो है जनरल का। जनरल तो लगभग सबके लिए कॉमन ही रहेगा। और जो पेपर 2 है, जो सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, ऐसे पेपर 2, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। चाहे आप पूरी कॉमर्स सिलेक्ट करो, चाहे आपको लगता है मैनेजमेंट मेरी अच्छी है तो मैनेजमेंट, आपको लगता है इकोनॉमिक्स अच्छी है तो इकोनॉमिक्स, आपको लगता है लॉ अच्छी है तो लॉ में जा सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट का आप अलग अलग, कोई केमिस्ट्री वाला बंदा है तो केमिस्ट्री में नेट करता है, राइट। फायदा देखना, जनरल पेपर तो आपको पढ़ना है, जो सबको पढ़ना है, वो एक समान है, एक तरीके से जनरल क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। पेपर 2 के अंदर, पेपर 2 के अंदर अगर आप कॉमर्स लेते हो, फॉर एग्जाम्पल क्या लेते हो, कॉमर्स एक सब्जेक्ट है, कॉमर्स खुद एक सब्जेक्ट है, अगर उसको ऑप्ट करते हो, उसके अंदर आप करते हो, तो उसके अंदर 10 यूनिट है। कितनी उस पेपर के अंदर? 10 यूनिट है। मैं जिस और आपको ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की आप उसको मजबूर करना चाहता हूं मैं आपको। 10 यूनिट है उसके अंदर, और उन 10 यूनिट के अंदर जैसे ही आपने वो 10 यूनिट ओके कर ली, यानी आपने उसको पढ़ लिया और आपका यहाँ पे नेट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल कारणवश नहीं हुआ, कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे चली गई, जेआरएफ तो दूर की बात हो गई, छोड़ो, नेट नहीं भी हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव टर्म्स में लेके जा रहा हूं, नहीं हुआ, तो भी आप जो वो 10 यूनिट पढ़ोगे, यानी 10 सब्जेक्ट पढ़ोगे अपने आप में, वो 10 यूनिट क्या है, 10 सब्जेक्ट, और उन 10 सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मास्टरी हो जाएगी। और जब आपकी उसकी मास्टरी हो गई, दैट मीन्स इस दरमियान जैसे कोई भी और दूसरी भर्ती आ गई, छुटपुट भर्ती आ गई, जैसे कि मैं तो कहता हूँ टीआरए की भर्ती आ गई आपका, जूनियर अकाउंटेंट की, आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपने उस तरीके से 10 पेपर अभी जो मैं आपको यूनिट बताऊंगा उसमें सारा कुछ कवर है। आप जाके सीधा मुंह उठा के बैठो और आप उस एग्जाम में क्लियर हो। आप बीच में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आ गई, स्कूल लेक्चरर की, आप उसमें बैठो, उसमें भी आप थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, जैसे पेपर 1 उसके अंदर राजस्थान जी के पढ़नी है आपको, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत दूसरी चीजें पढ़नी है, राइट। पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर भी आपका इतने से कवर हो जाएगा कि आपको मैथ्स नहीं पढ़नी है, आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है, आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना, आपको क्या बोलते हैं, पॉलिटी नहीं पढ़नी है आपको, ये सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपको कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना, सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा मेरी बात। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं यूजीसी पेपर जेआरएफ के बारे में। मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दूंगा, चाहे ये वीडियो आपको पसंद आए ना आए, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, जो गलतियां या जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आपको इसके बारे में, इस वीडियो से अगर 10% भी फायदा होता है और इसके बाद आप सर्च करते हो, ढूंढते भी हो, तो उससे आपको फायदा होता है, तो मेरे लिए आज का सफल है वीडियो, आज का ये दिन मेरा सफल है। जो भी मैं राउंड 32 मिनट हो गए, 7-8 मिनट और है, तो ये 40 मिनट का वीडियो मेरा सफल हो जाएगा। सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, अलग दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं मैं आपको। यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 का सिलेबस देखना आप सबसे पहले तो क्या है। यूनिट 1 क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो इसी के अंदर है। उसके अंदर नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लर्नर क्या होता है, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, ये सारा फर्स्ट यूनिट सबको ही पढ़ना है, ठीक है। मेथड्स क्या है टीचिंग के, टीचिंग एड्स क्या है, डिफरेंट, ये सब है, ओके। यूनिट 2 देखना, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपका स्टैट्स का पार्ट है, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो। इसका 50% पार्ट, 50 से 60% पूरी क्या है, स्टैट्स है, जैसे सैम्पलिंग हो गई, राइट, एथिक्स हो गए, ये देखेगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स और टाइप्स, जो आप स्टेट्स में कहीं ना कहीं आपके घुस के आई जाएगी, ठीक है। थीसिस राइटिंग या रिपोर्टिंग, जो आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च डिजाइनिंग, कई बार क्वेश्चन आते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 2 यूनिट बताऊँ, टीचिंग एप्टीट्यूड चलो इसकी स्पेसिफिक होगी, यूनिट 2 आपको रिसर्च में यानी 50% स्टेट्स आपकी ओके कर देगी। नंबर 3 रीडिंग कंपैरिजन। रीडिंग कंपैरिजन मतलब हुआ आपके सामने पैसेज आएगा और पैसेज इन मुद्दों पर आएगा, इन मुद्दों पर पैसेज आएगा, तो पैसेज राइटिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। यानी अगर किसी भी एग्जाम में पैसेज राइटिंग आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। चौथी बात, कम्युनिकेशन आ गया। चौथी यूनिट आपके सामने क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बैरियर से क्या रुकावट है, ठीक है, क्या प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का, नेचर क्या है कम्युनिकेशन, ये सारी बातें आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी। 5वीं और 6ठी यूनिट आपके सामने मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। ये देखो मैंने कहा ना,
कोई भी भर्ती आएगी, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग तो आती है, आपको पता ही है, पेपर 1 के अंदर डालते ही डालते वो सारी की सारी यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, सारे के सारे जो वहाँ पे है, वर्ब एनालॉग, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके अंदर आ जाएगी, डिडक्टिव, इंडक्टिव, सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर कवर होगी और ये आपको पढ़नी पड़ेगी। और जब आप इसको पढ़ लोगे तो अगर नेट क्वालिफाई नहीं भी होता तो आप उन एग्जाम्स के लिए आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, इसमें तो मैं स्ट्रॉन्ग हूं। नेक्स्ट यूनिट 7 देखिएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आया तो ठीक, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ना ही आपको। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आईसीटी, ये देखो कंप्यूटर आ गया। आपने देखा होगा कई भर्तियों में 10 एमसीक्यू भी डालेगा, लेकिन कंप्यूटर के एमसीक्यू डालेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर के सारे एमसीक्यू इसके अंदर कवर हो जाते हैं और सारी की सारी चीजें कंप्यूटर की यहाँ पे कवर हो जाती है, बेसिक से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक सारी कंप्यूटर की चीजें यहाँ पे आपको कवर हो जाएगी। नेक्स्ट, पीपल एंड एनवायरमेंट, यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया कि एनवायरमेंट जो आपको जो पीपल्स और एनवायरमेंट के रिलेटेड जो बेसिक्स है, जो जनरल जीके जिसको बोल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, जीके के क्वेश्चन अगर निकल के आ गए तो इसके अंदर से जब ये पढ़ोगे आप, इसके अंदर से 50% क्वेश्चन जीके के इसी के अंदर से निकल के बाहर आ जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, नेट तो अपना टारगेट रखना ही है, जेआरएफ को तो अपना टारगेट रखना है। अगर वो नहीं भी होता तो इस कोर्स को पढ़ने से या इसकी तैयारी करने से आपको दूसरे जो छोटे मोटे वैकेंसी जितनी भी है उन वैकेंसी के लिए आपके क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा, आप उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और उसको क्लियर ऐसे कर दोगे, राइट। फिर हायर एजुकेशन एंड गवर्नेंस, ये आ गया आपका, ये पॉलिटी से मतलब आप पूरी की पूरी, इसके अंदर पूरी की पूरी पॉलिटी आ गई, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारी चीज, ये सब चीज आ गई, राइट। ये सारी की सारी नॉलेज इसके अंदर आपके सामने आ गई। ओके, तो यहां पे आपकी पॉलिटी भी स्ट्रांग होगी। दूसरी बात, अगर राजस्थान जीके कहीं दे रखा है तो राजस्थान जीके पढ़ लेना, एग्जाम में बैठ जाना। अगर आपको लगता है उसके अंदर थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा चीज दे रखी है तो वो पढ़ के एग्जाम में बैठ जाना, बाकी सारी चीजें आप कवर है। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं पेपर 2, इसमें कॉमर्स का कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा इन्होंने, सारी चीज कवर कर ली। देखेगा एक एक चीज। कॉमर्स की यूनिट है 10, कितनी, पेपर 2 है ये कॉमर्स का, 10 यूनिट है। पहली बात आपको बता दूं, इसके कितने सवाल आते हैं सर, इसके सवाल आते हैं 50 सवाल आते हैं। कितने आते हैं, 50। यहां पे बताता जाता हूं वापिस, पेपर 1 ये आपका और ये आपका पेपर 2, राइट। 50 एमसीक्यू इसके आएंगे, 100 एमसीक्यू इसके आएंगे। कितने, 50 इसके, 100 इसके। कोई नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात क्या, गलती से कुछ ऊपर नीचे कर दोगे तो भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं। 50 से 100 एमसीक्यू, 50 आएंगे पेपर 1 से जो जनरल, अभी 10 यूनिट बताई मैंने आपकी, पॉलिटी वॉलिटी मैथ्स वैथ्स, और 100 जो आपका खुद का सब्जेक्ट होगा कॉमर्स का, उसमें से 100 एमसीक्यू। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का रिवॉर्ड कितना है, 2 नंबर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत किया तो किसी प्रकार की गलती कोई नहीं देखी जाएगी। क्या सर पेपर 1 में इतने लाने जरूरी है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नंबर, जो पेपर 2 में जैसे होता है ना हर एग्जाम में कि इसमें 30% तो इसमें लाने ही है, 40%, ऐसा भी कोई रोल नहीं है इसमें किसी प्रकार की, कोई प्रकार का क्वालिफिकेशन वाला दायरा ही नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन किसी प्रकार का। दोनों को मिलाकर आपके लिए क्या होगा, कट ऑफ निकलेगी, कोई इसी अलग अलग कट ऑफ नहीं निकलेगी। और इन सबको करने का आपको 3 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 घंटे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3 घंटे मोर देन इनफ है, किसी प्रकार का आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं। 3 घंटे आराम से होंगे, आपने तैयारी की है तो आराम से आपका टाइम बचेगा और 15 से 20 मिनट, राइट। ये मैंने और इसकी जानकारी दी आपको। अब मैं पेपर 2 पे आता हूं, उससे आप बताता हूं कॉमर्स का क्या क्या कवर है। सबसे पहले बिजनेस एनवायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, सारी जो बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड सारी जो फिजिकल पॉलिसीज है, डेफिसिट पॉलिसीज है, सारी इसके अंदर कवर है। जो इंटरनेशनल मार्केट का ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर है। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो डेफिसिट है, एसडीआर है, जीडीआर है, एडीआर है, सब इसके अंदर कवर है, किसी प्रकार देखनी चाहिए। अकाउंट्स और ऑडिटिंग भी आपके सामने आ गई, तो ऑडिट और अकाउंट्स कॉमर्स में तो होगी, हर एग्जाम में हर जगह ऑडिट अकाउंट है, वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके यहाँ पे कवर होती है। यानी ये बात देखो, अगर आप यूजीसी नेट को तरीके से करो तो ये सब चीजें आपने पढ़ भी रखी है, यानी पीजी लेवल तक ही आपको सब पूछा जाता है, और पीजी लेवल आपने थोड़ी सी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो यूजीसी में आप जेआरएफ इजीली निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो जेआरएफ। और जेआरएफ निकल गई तो आपकी लाइफ सेट हो गई, जेआरएफ निकलते आपकी लाइफ सेट हो गई। बिजनेस फाइनेंस, और अगर किसी को लगता है सर नहीं हुआ तो उसके भी मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी। अगर नहीं होता है तो कोई भी भर्ती में आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं, उस भर्ती को आप चुटकियों में निकालोगे। बिजनेस फाइनेंस आ गया सारा, बिजनेस फाइनेंस के अंदर सारी चीज आ गई जो आपकी एफएम में आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे एफएम ही लिख देता हूँ मैं एक तरीके से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग, सब चीज में आ गई, यानी सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गई। बिजनेस स्टैट्स, रिसर्च मेथड्स जो मैंने बताया था 50% में आ गया, बाकी का बच्चा 50% यहाँ कवर हो गया, एक पूरी यूनिट है इसकी। बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम,
एचआरएम और बिजनेस मैनेजमेंट आपने देखा होगा, अभी टीआरए में भी बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम है और भी फर्स्ट ग्रेड में बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम है, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। यानी अगर कल उठ के इनकी भर्तियां भी देते हो तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, आपने ब्रॉड सेंस में, बड़े सेंस में पढ़ रखा है। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सारी जानकारी इसमें आ गई, बैंकिंग कब आया था, क्या है क्या क्या नहीं है, एनबीएफसी क्या है, आरआरबी क्या है, ये सारी बात आपको यहाँ पे कवर हो जाती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपने देखा होगा, मार्केटिंग में जगह जगह आता है आपका, चाहे टीआरए हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो और कहीं पे भी आ रहा है, ऐसे कई एग्जाम में जहां पे आएगा, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन सारी चीज यहां पे कवर होते हुए चलेगी। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया इसके अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया, सेल ऑफ द गुड्स एक्ट आ गया इसके अंदर, पार्टनरशिप आ गया इसके अंदर, जीएसटी आ गया, नेगोशिएशन आ गया, आईआईपी आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आ गया इसके अंदर, कंपटीशन एक्ट आ गया इसके अंदर, ये सारे एक्ट इसके अंदर है, ये इस एक यूनिट के अंदर, तो वो सब भी आपका यहाँ पे क्लियर होता जाएगा और वो भी आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। कंपनीज एक्ट आ गया, खुद कंपनीज एक्ट 2013 भी इसके अंदर है, तो ये सब चीजें आपने पढ़ रखी होगी, तो छोटी मोटी भर्तियों का आपको लोड लेने की आवश्यकता है, छोटी मोटी भर्तियों की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां तक समझे? बिल्कुल सर। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये लो सबसे दुख देता है, इनकम टैक्स कई जगह दुख देता है, ये यहाँ पे जीएसटी आ रहा तो जी यहाँ आ गया जीएसटी और इनकम टैक्स यहाँ आ गया, यानी टैक्सेशन का भी लोड खत्म हो गया। ये तो हुआ कॉमर्स के 10 यूनिट। अब सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सिंपल सी बात, एक और बात बताते चलता हूँ वापस, पर यूनिट से यूजीसी का तो ये कहना है 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे 10 यूनिट है, 10 यूनिट इंटू 5 पर यूनिट, सॉरी 10 यूनिट, यहाँ पे आएंगे 10 क्वेश्चन, पेपर 2 में पर यूनिट आएंगे 10 क्वेश्चन, तो ये हो गए 100 और ये हो गए 5 इंटू कितने हैं 10 यूनिट, तो ये हो गए 50। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा यूजीसी कहता है, हम फिक्स करते हैं, लेकिन जितने पेपर मैंने देखे उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, अपन को तैयारी पूरी करके जाना है। अब कोई बंदा कहता है सर मेरी मैनेजमेंट में कर रखी है मैंने, यानी पीजी मैंने मैनेजमेंट में कर रखी है, बीएफई से कर रखी है, मैनेजमेंट में कर रखी है, तो भैया आप पेपर 1 तो जनरल सबके लिए है, पेपर 2 आप मैनेजमेंट के अंदर भी ऑप्ट कर सकते हो, यानी कॉमर्स में आपको ये 10 यूनिटें नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, आप मैनेजमेंट की, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल एफएम होगी, कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट हो गया, यानी ये इसकी 10 यूनिट मैंने आपके सामने लाया हूं मैनेजमेंट की, जिसमें मैनेजमेंट खुद है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, एचआरएम है, ये अलग अलग यूनिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। तो आप मैनेजमेंट में भी क्या कर सकते हो, नेट कर सकते हो, राइट। अगर आप दूसरी भर्तियों में आपको अव्वल आना है तो आप कॉमर्स में नेट कर लो, पहली बात तो, जिसमें आपको सब चीज कवर हो जाएगी। अगर नेट नहीं भी हुआ तो आप दूसरी चीजों में कहीं ना कहीं आप नौकरी लग जाओगी, और नेट और जेआरएफ तो आपको टारगेट लग के ही चलना है कि भैया मुझे ये 10 यूनिट पढ़नी है खाली और इससे मेरा जेआरएफ कंप्लीट हो जाएगा। कोई बंदा कहता है सर मैं इकोनॉमिक्स का बंदा हूं और मुझे इकोनॉमिक्स में कुछ बताइए, तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स की भी एक अलग से ऑप्ट कर सकते हो, यानी आपको कॉमर्स भी नहीं लेनी, मैनेजमेंट भी नहीं लेनी, आप क्या ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। तो इकोनॉमिक्स की 10 यूनिट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, पब्लिक, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफी और इंडियन इकोनॉमी। तो ये 10 यूनिट इसकी हो जाएगी, यानी उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी और आपको ये पढ़नी पड़ेगी। अब आई होप मैंने जो इतने बातें बताई है ये आपके काम आई होगी। नेट आप अच्छी तरह कर सकते हो, आरपीएससी की भर्ती आने वाली है, फिर मैं आपको चेता रहा हूं उससे पहले नेट क्वालिफाई कर लो। दूसरी बात, अगर नेट क्वालिफाई करते हो साथ ही साथ आप दूसरे एग्जाम को चुटकियों में क्वालिफाई कर सकते हो, ये भी मैं आपको अभी बताता हूं। और तीसरी बात, 1 एग्जाम आपको ये सारी फैसिलिटी देते हुए चल रहा है, और 1 एग्जाम यूजीसी नेट का कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। यूजीसी नेट के लिए आपको बेस्ट फैकल्टी बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको यूजीसी नेट पढ़ाया जाएगा हमारे यहाँ पर, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी विथ नोट्स, पूरी बुक्स आपको कुरियर से आपके घर पे प्रोवाइड की जाएगी, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है उसके लिए ऑनलाइन भी फैसिलिटी होगी। उसके साथ साथ हम यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज रखेंगे, हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज रखेंगे, और हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है नेट का वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ एमसीक्यू में आपको इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 1 एग्जाम का वादा आपसे है। तो हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का, और आज इसी वीडियो के तहत मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूजीसी नेट का कोर्स वेरी सुन लॉन्च हो रहा है, इसी महीने एंड या अगले महीने स्टार्टिंग में ही, जनवरी 2022 में सोच रहा हूँ। इस बार 22 अच्छा है तो 22 के स्टार्टिंग में ही हम क्या करने जा रहे हैं, कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप लोगों का स्वागत है, आप आइए देखिए, फ्री वीडियोस भी हमारे अवेलेबल है, उसको भी परखिए, लेकिन इस पे जरूर सोचिएगा कि आपको यूजीसी नेट करना ही करना है। आपको जैसे ही ये जो लड़ाइयाँ चल रही है
कि भाई हमारी पोस्टें दूसरी खा रहे हैं, उसका एक तोड़ ये भी है कि हमें हमारे स्कोप को बड़ा करना पड़ेगा, हमारे स्कोप को और बड़ा करना पड़ेगा। हम किसी पर्टिकुलर भर्तियों तक निर्भर नहीं रहेंगे और हम क्या करेंगे, अपने स्कोप को बड़ा करते हुए। ये ग्राफ जो कॉमर्स का है अभी गिरा है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, ये बढ़ने वाला है। आप और हम इसको चेंज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे वन एग्जाम के इनके साथ, और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई चीजें, नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई चीजों के बारे में आपको बताते जाएंगे। और वन एग्जाम पे यूजीसी नेट का कोर्स अब से अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।